नमस्कार। इस नए विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज इतिहास के पन्नों में दर्ज एक बेहद रहस्यमयी और दिलचस्प कहानी की गहराई में चलते हैं। जरा सोचिए, 1600 के दशक का डच रिपब्लिक, जिसे आज हम नीदरलैंड के नाम से जानते हैं, ये वो दौर था जब वहां अपार धन था, एक शानदार स्वर्ण युग चल रहा था और हर तरफ एक गजब की चमक दमक थी। और इसी चकाचौंध के बीच एक बहुत ही अजीब किस्सा जन्म लेता है, जो आज भी पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचता है। मजे की बात यह है कि इस कहानी में कोई खजाना या सोना चांदी नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा है जिस पर शायद पहली बार में यकीन करना भी मुश्किल लगे। एक बहुत ही सीधा सा सवाल उठता है, क्या सिर्फ एक फूल, जी हाँ, महज एक फूल किसी की जिंदगी भर की गाड़ी कमाई को पूरी तरह से खत्म कर सकता है? क्या कोई साधारण सा फूल किसी देश की पूरी अर्थव्यवस्था की नींव हिला सकता है? इतिहास में दर्ज ट्यूलिप मेनिया की मशहूर किंवदंती कुछ ऐसा ही दावा करती है। ये एक ऐसी कहानी है जिसने सदियों से बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों और इतिहासकारों को भी चौंका कर रखा है। एक ऐसा पागलपन भरा दौर जब लोग सिर्फ एक फूल खरीदकर रातों रात करोड़पति बनना चाहते थे। अब इस कहानी को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 1600 के दशक की शुरुआत में नीदरलैंड्स कोई आम जगह नहीं थी। ये दुनिया की सबसे उन्नत अर्थव्यवस्था और एक बहुत बड़ी वित्तीय महाशक्ति बन चुका था। एम्स्टर्डम शहर एक ऐसे महानगर में बदल गया था जिसकी की पूरी नींव वैश्विक व्यापार पर टिकी हुई थी। दुनिया के हर कोने से पानी के जहाज, मसाले, रेशम और एकदम शानदार लग्जरी सामान लेकर वहां पहुंच रहे थे। डच लोग व्यापार में इतने आगे थे कि उन्होंने स्टॉक मार्केट, नए बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स और निवेश के बिल्कुल नए तरीके तक इजाद कर लिए थे। और इसी अपार धन के बीच एक नई चीज की बाजार में एंट्री होती है। आज जब भी नीदरलैंड का जिक्र आता है तो दिमाग में तुरंत पवन चक्की और ट्यूलिप के खूबसूरत खेतों की तस्वीर उभर आती है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि असलियत में ट्यूलिप हॉलैंड का स्थानीय फूल था ही नहीं। ये फूल तो ऑटोमन साम्राज्य और पश्चिमी एशिया से सफर करता हुआ यूरोप पहुंचा था। शुरुआत में इसे बस एक दुर्लभ और सजावटी फूल माना जाता था, लेकिन फिर अचानक लोगों ने कुछ ऐसा देखा जिसने इस साधारण से फूल की पूरी कहानी ही पलट कर रख दी। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प ट्विस्ट आता है। इन फूलों में जो नई खूबसूरती आई थी वो किसी खास ब्रीडिंग का कमाल नहीं थी, बल्कि वो एक बीमारी थी। उस समय लोगों को इस ट्यूलिप वायरस के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो बस इतना देख रहे थे कि इन फूलों की पंखुड़ियों पर बहुत ही अजीब और सुंदर धारियां बन रही हैं, लपटों जैसे पैटर्न उभर रहे हैं। इस वायरस ने हर एक फूल को बिल्कुल अनोखा और नायाब बना दिया था, जिसकी नकल करना एकदम असंभव था। उस दौर के अमीर लोगों के लिए ये दुर्लभ फूल सिर्फ एक पौधा नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा स्टेटस सिंबल बन गया था। हर कोई बस यही चाहता था कि उसके पास ये दुर्लभ ट्यूलिप हो, ताकि समाज में उसका रुतबा सबसे अलग दिखे। और बस यहीं से हवा का रुख बदलने लगा। अब लोगों ने ट्यूलिप को सिर्फ सजावट या बगीचे की शोभा बढ़ाने के लिए खरीदना बंद कर दिया था। ये एक बेहद मुनाफे वाले निवेश में तब्दील हो चुका था। कीमतें इस कदर आसमान छूने लगी कि जो फूल पहले सुंदरता के लिए जाने जाते थे, अब उन्हें देखकर लोगों की आंखों में सिर्फ और सिर्फ पैसा चमकने लगा था। पूरे बाजार में एक अजीब सा पागलपन छा गया। ऐसा लग रहा था मानो बहती गंगा में हर कोई हाथ धो लेना चाहता है। 17वीं सदी का यह बाजार इतना बेतुका हो चुका था कि यह पूरी तरह से एक फ्यूचर्स मार्केट बन गया। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए, लोग असल में फूल या उसका बल्ब नहीं खरीद रहे थे, बल्कि भविष्य में मिलने वाले ट्यूलिप के पेपर कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहे थे। जमीन में लगे एक बल्ब का कॉन्ट्रैक्ट खरीदा जाता, फूल खिलने से पहले ही उसे ऊंचे दाम पर किसी और को बेच दिया जाता, फिर वो नया खरीदार बिना फूल की शक्ल देखे उसे किसी तीसरे को बेच देता। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स तो एक ही दिन में 10-10 बार खरीदे और बेचे जाते थे। मतलब लोग उस चीज पर लाखों का दाव लगा रहे थे जो अभी तक जमीन से बाहर भी नहीं आई थी। इस पागलपन की हद क्या थी, इसे समझने के लिए सिर्फ इस एक नंबर पर ध्यान देना काफी होगा। 3000 गिल्डर्स। ये उस समय के सबसे दुर्लभ ट्यूलिप बल्ब सेम्पर ऑगस्टस की कीमत थी। अब ये रकम कितनी बड़ी थी, इसे ऐसे समझिए कि उस समय के एक बेहद कुशल बढ़ई की साल भर की पूरी कमाई मुश्किल से 250 गिल्डर्स हुआ करती थी। जी हाँ, एक आम इंसान की कई सालों की कड़ी मेहनत सिर्फ एक फूल के बल्ब के बराबर थी। कुछ रिकॉर्ड्स तो ये भी बताते हैं कि एक बल्ब के बदले एक पूरी की पूरी शराब की भट्टी का सौदा कर लिया गया था। बाजार पूरी तरह से हकीकत से टूट चुका था। लेकिन खैर, जैसा कि हम जानते हैं, हर बुलबुले को एक ना एक दिन तो फूटना ही होता है। फरवरी 1637 में एक दिन ऐसा आया जब एक ट्यूलिप की नीलामी चल रही थी, लेकिन वहां कोई खरीदार पहुंचा ही नहीं। बस इतना ही काफी था। रातों रात बाजार का सारा भरोसा ताश के पत्तों की तरह ढह गया। एक ही पल में वो सारे लाखों के कीमती कॉन्ट्रैक्ट्स महज रद्दी के टुकड़े बन गए। लोग खौफ में अपना सब कुछ बेचना चाहते थे,
लेकिन खरीदने वाला अब कोई बचा ही नहीं था। अब इस क्रैश के बाद की जो कहानियां मशहूर हुई वो किसी हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं थी। 1841 में चार्ल्स मैके नाम के एक लेखक की किताब आई जिसने इन किस्सों को पूरी दुनिया में अमर कर दिया। कहानियों में बताया गया कि एक नाविक को सिर्फ इसलिए जेल में डाल दिया गया क्योंकि उसने 3000 गिल्टर्स के ट्यूलिप बल्ब को प्याज समझकर अपने नाश्ते में खा लिया था। एक अंग्रेजी वनस्पति शास्त्री को फूल चीरकर देखने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। यहां तक कहा गया कि क्रैश के बाद कई बड़े और कंगाल व्यापारियों ने एम्स्टरडैम की नहरों में कूदकर अपनी जान दे दी और पूरे देश में एक भयंकर आर्थिक मंदी छा गई। लेकिन ठहरिए, अब इस इतिहास की असली सच्चाई से पर्दा उठाते हैं। आज के आधुनिक इतिहासकारों ने, जैसे कि एनी गोल्डगर ने, जब इन पुरानी फाइलों और सदियों पुराने रिकॉर्ड्स को खंगाला तो एक बहुत ही चौंकाने वाला सच सामने आया। सच तो यह है कि पॉप कल्चर में ट्यूलिप मेनिया के बारे में जो कुछ भी बताया जाता है उसमें से ज्यादातर बातें पूरी तरह से मनगढ़ंत हैं। वो नाविक और प्याज वाली कहानी या वनस्पति शास्त्री की गिरफ्तारी, इन सब का असलियत से कोई लेना देना है ही नहीं। जिस भयंकर आर्थिक तबाही और नहरों में कूदकर जान देने की बातें की जाती हैं, वो सिर्फ एक कोरी कल्पना है। असली बात तो ये है कि इस ट्यूलिप व्यापार में हिस्सा लेने वाले लोगों की संख्या बहुत ही सीमित थी। और सबसे बड़ी बात, इतिहासकारों को ट्यूलिप मेनिया की वजह से किसी भी इंसान के दिवालिया होने का एक भी आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं मिला। डच अर्थव्यवस्था पर इसका कोई गंभीर असर नहीं पड़ा था। वो पहले की तरह ही मजबूत और स्थिर बनी रही। तो अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये सच में एक फाइनेंशियल बबल था भी या नहीं। देखिए, एक बबल तब बनता है जब किसी चीज की कीमत सिर्फ इसलिए बढ़ जाए क्योंकि लोग उसे आगे किसी और को बेचकर मुनाफा कमाना चाहते हैं, न कि इसलिए कि उन्हें असल में वो चीज चाहिए। लेकिन 17वीं सदी के उस डच समाज की हकीकत थोड़ी अलग थी। वहां के अमीर लोग सच में इन फूलों को पाना चाहते थे। उनके लिए ये ट्यूलिप सिर्फ पैसे छापने की मशीन नहीं थे, बल्कि ये शिक्षा, धन और बेहतरीन पसंद के प्रतीक थे। लोग इन दुर्लभ फूलों को अपने शानदार घरों के बाहर सजाना और दुनिया को दिखाना पसंद करते थे। ट्यूलिप मेनिया की एक घटना भले ही 400 साल पुरानी हो, लेकिन इसके पीछे की जो असली कहानी है वो पूरी तरह से इंसानी मनोविज्ञान की कहानी है। जब भी बाजार में कोई नया ट्रेंड आता है तो इंसान के अंदर छिपी फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, भीड़ के पीछे भागने की आदत और जल्दी अमीर बनने का लालच, ये सब कुछ हावी हो जाता है। ऐसे में तर्क और समझदारी पीछे छूट जाती है और इंसान सिर्फ ये देखता है कि बाकी लोग कैसे पैसा बना रहे हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि 1630 के दशक के वो डच व्यापारी और आज के आधुनिक निवेशक दोनों बिल्कुल एक जैसे ही व्यवहार करते हैं। मनोवैज्ञानिक पैटर्न आज भी रत्ती भर नहीं बदले हैं। चाहे वो साल 2000 का .com बबल रहा हो, 2008 के हाउसिंग मार्केट का क्रैश हो, मीम स्टॉक्स की दीवानगी हो या फिर NFT या क्रिप्टो बबल्स हो। जब भी लोग हकीकत को नजरअंदाज करके सिर्फ जल्दी अमीर बनने की चाहत में बिना सोचे समझे भीड़ के पीछे भागते हैं, तो बिल्कुल वही स्थिति पैदा होती है जो सदियों पहले ट्यूलिप के समय हुई थी। तो इस पूरे विश्लेषण को इस एक बेहद गहरी बात के साथ समेटते हैं। ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है कि 400 साल बदल गए लेकिन इंसानी लालच नहीं बदला। इतिहास शायद हमेशा खुद को उसी रूप में न दोहराए, लेकिन हमारा इंसानी स्वभाव और मनोविज्ञान हमेशा वही पुरानी गलतियां दोहराता है। इस बात पर जरूर विचार होना चाहिए कि क्या हम आज भी जाने अनजाने में किसी नए ट्यूलिप की तलाश में तो नहीं भाग रहे हैं। इस अहम और दिलचस्प विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।